लास्ट लेक्चर में हमने nth ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ डिस्कस किया था, तो मुझे बता दो nth ऑर्डर a टू b अगर nth ऑर्डर है रेट कांस्टेंट k, तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा? रेट इज इक्वल टू k a का पावर n होगा, और इसके जगह पे लिखते थे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी बाई 1 इज इक्वल टू k। मतलब चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए का पावर n। इसी को जब हमने इंटीग्रेट किया इंटीग्रल रेट लॉ विथ प्रॉपर लिमिट, तो हमें मिला था सी नॉट 1 माइनस एन सी टी 1 माइनस एन। मैंने इस अंदाज में याद कराया है, ठीक है। फिर मैंने इस इक्वेशन में जैसे टी के जगह पे टी हाफ रखा था, सी टी के जगह पे सी नॉट बाई 2 रखा था, और वहां से सॉल्व करके ये आया था कि टी हाफ और टी 50% प्रोपोर्शनल टू सी नॉट 1 माइनस एन। ये इंपॉर्टेंट था। टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। फिर यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि अगर n 0 है तो t हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है? c नॉट पे। याद आ रहा है? अगर n 1 है तो t हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है? c नॉट टू द पावर 0। n अगर 2 है तो t हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है? 1 बाई सी नॉट। देखो ना, यहाँ 2 रख के देखो, 1 माइनस 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब यहां से पहला स्टेटमेंट क्या मिला कि टाइम टेकन फॉर 50% completion is directly proportional to initial concentration of reactant. Then what is order? Zero order. Time taken for initial concentration is independent of initial concentration. Time taken for 50% completion. Time taken for 50% completion is independent of initial concentration. First order. Time taken for 50% completion is inversely proportional to initial concentration. तो सेकेंड ऑर्डर। ऐसे चल रहा था, चीजें याद है? इस पे एक क्वेश्चन भी लास्ट क्लास जाते हुए दिया था शायद, कि इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन प्रोपोर्शनल टू टी नॉट माइनस 1/2, मान लो ऐसा है, तो व्हाट इज ऑर्डर? -1/2 नहीं लिखा था भी, नया क्वेश्चन दिया है। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है कि टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, फाइंड ऑर्डर, नया क्वेश्चन दिया, चलो बताओ। तो हमें क्या पता है? टाइम टेकन फॉर एनी परसेंट ऑफ कंप्लीशन, शायद 1/2 ही लिखा था क्या हमने लास्ट क्लास में? -3/2 लिखा था ना, तो ये नया क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो हमने क्या लिखा है? टाइम टेकन फॉर एनी परसेंट ऑफ कंप्लीशन, सॉरी 50% कंप्लीशन फॉर nth ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू 1 सी नॉट 1 माइनस एन। और यहाँ टाइम टेकन किसके बराबर दिया हुआ है? तो जस्ट कंपेयर, कंपेयर करने से क्या मिलेगा? 1 माइनस एन माइनस 1/2 मिलेगा। n क्या मिल जाएगा? 3/2। हो गया, आंसर आ गया। हमें क्या पता है nth ऑर्डर के लिए 50% कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है? सॉरी, हाउ 50% completion depends on initial concentration for nth order c नॉट टू द पावर 1 माइनस n। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% कंप्लीशन किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्या लिखना चाहिए था बच्चे? c नॉट टू द पावर, सॉरी बताना चाहिए था, टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन प्रोपोर्शनल टू c नॉट टू द पावर 1 माइनस n है, c नॉट टू द पावर 1/2 है, -1/2। देन व्हाट इज ऑर्डर? कितना आ गया आंसर? क्या करना था? हमें पता है nth ऑर्डर के लिए टी हाफ हाउ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी नॉट 1 माइनस एन, और वहां पे टी हाफ सी नॉट पे कैसे डिपेंड कर रहा है? -1/2 है। तो जस्ट कंपेयर ना। ये कैसे आया? बाय कंपेयरिंग ना। किसको किसको कंपेयर किया है आपने? आपने जो गिवन डेटा है उसको nth ऑर्डर के टी हाफ से कंपेयर कर दिया। तो यहां देखो nth ऑर्डर का टी हाफ किसके बराबर है, और वहां पे गिवन ऑर्डर जो भी आंसर होगा उसका टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है? -1/2। तो जस्ट यू हैव टू इक्वेट, यस और नो, जस्ट यू हैव टू इक्वेट, आ जाएगा आंसर। बोलो, जस्ट यू हैव टू इक्वेट,
आंसर समझ में आ गया? अच्छा, लास्ट क्लास जाते हुए मैंने ये लाइन बोल के गया, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस किया था अगर याद होगा तो। अगर मान लो ये आ गया कि टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तब भी जीरो बोलते हैं, याद करो। टाइम टेकन 50% अगर सी नॉट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो 100% भी सी नॉट पे डिपेंड करेगा। एनी परसेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन सी नॉट पे डिपेंड करेगा, और उस केस में बोलेंगे जीरो ऑर्डर, है ना। रिमोट रिमोट पास कर दो थोड़ा। उसी तरह से बताओ, टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तब भी फर्स्ट ऑर्डर। मतलब 50% बोलो, x% बोलो, y% बोलो, z% बोलो, इवन 100% बोलो, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर। टाइम टेकन फॉर एनी परसेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन is inversely proportional to initial concentration, not only 50%, then what will be the order? है ना। यहाँ पे अगर n equal to 3 लेते तो भी क्या मिलता? t half proportional to। थर्ड ऑर्डर में ये बोल सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्चुअल चीजें हैं जो यहाँ पे चल रहा है। बोलो, कोई दिक्कत है? सब लोगों ने टी हाफ का मतलब समझा है अच्छे से? तो बोर्ड पे जो लिखा है लेक्चर नंबर 5 दो फिर से लिखो, जस्ट एक रिकैप है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी, बातें नहीं। हाँ, नेक्स्ट, अगर सबने टी हाफ का मीनिंग समझा है तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा पार्ट आगे बढ़ना है। टी 90%, टी 100% का क्या मतलब है वो समझते हैं, ठीक है? बातें नहीं। सपोज ए से बी जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं 10 है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 मिनट टी हाफ है, प्लीज साइलेंस। 10 मिनट अगर टी हाफ है तो हमें कितना लिख देना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट लेफ्ट 5 लिख देना चाहिए, पक्का? अगर मैं बोलता हूं कि 30 मिनट टी 90% है, 30 मिनट जो है टी 90% है, तो मुझे बताओ हाउ मच रिएक्टेंट लेफ्ट। देखो, जो दिया हुआ है ना 90%, इसका मतलब जो भी इनिशियल है उसका 90% हो चुका है, मतलब जो इनिशियल है उसका 10% बचेगा। यहाँ पे सीटी हमने कितना लिखा था? 5 ना। यहाँ सीटी कितना लिखेंगे? 30 मिनट के बाद 1 लिखेंगे। अगर यहीं पे बोल रहे हैं कि 50 मिनट अगर टी 100% है तो व्हाट इज द रिएक्टेंट लेफ्ट? 0। मेरी बात आ रही समझ में? इस तरह से लिखने आना चाहिए बच्चे आपको, है ना। मान लेते हैं x से y बन रहा है t इक्वल टू 0 पे। सपोज मैंने 0.1 से शुरू किया, ठीक है, और अभी बोल रहा हूं कि t इक्वल टू 15 मिनट, ये t 75% है, देन व्हाट इज द a लेफ्ट? अगर ये समझ रहे हो तो क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 15 मिनट जो है टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन, तो व्हाट इज x लेफ्ट? 0.1 का 75% हो चुका है, बचा कितना है? 0.1 का 25% बचा है। 0.1 का 25% मतलब सीटी कितना लिख दें? 0.025। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो बच्चे, फिर गड़बड़ है। यहाँ पे देखो, जीरो टाइम पे ये बना ही नहीं, टी हाफ में दोनों 5-5 हो गया अगर 10 से शुरू कर रहे हैं तो। 30 मिनट 90% कंप्लीशन है, तो 10 में से एक बचा है, और देखो 1 से 1 बनता है, इसका 9 गया है तो 9 बनेगा, यस या नो? अच्छा, 1 से 1 बनता है, इसका 10 गया तो 10 बनेगा। तो आपको ये भी लिखना है अच्छे। बताओ, अच्छा 15 मिनट के बाद y कितना बचेगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, y कितना बचेगा नहीं, कितना बनेगा। देखो, फिर से 1 से 1 बन रहा है, इसका x का y में कितना पार्ट गया है? 0.075 गया है, तो कितना बन जाएगा ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर 15 मिनट कितना है ना। प्रोडक्ट की जगह पे हम क्या लिख दें? यहाँ पे y लिख देते हैं। चलो, आफ्टर 15 मिनट प्रोडक्ट कितना है?
ये अगर लिखने आ रहा है बच्चे तो काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल अब बनेगा इंटीग्रल रेट लॉ का, ये लिखना जरूरी। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन ही देता हूँ, क्वेश्चन ही है, मान लो क्वेश्चन 1 2 3, बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन। सपोज P से 3R बनता है, P से 3R, T इक्वल टू 0 पे इसको 0.01 लिया मैंने, T इक्वल टू 99%, मान लेते हैं कि 50 मिनट इज टाइम टेकन फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये और ये बता दो। चलो क्वेश्चन एकदम बेसिक, 0.01 से शुरू किया है और 99% 50 मिनट में कंप्लीट हो गया है। 0.01 से शुरू किया है, तुम दोनों ठीक से बैठ, हाँ वरद बता आंसर। देखो 0.01 का 99% हो चुका है, बचेगा 0.01 का, जो भी इनिशियल है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी लेफ्ट कितना है इनिशियल 0.01, 99% हो रखा है। लिखने का तरीका बता देता हूं, देखो 1% ऑफ 0.01, 1% बचेगा। 0.01 का 1% मतलब 1 इंटू 0.01 बाई 100, तो ये लिख दोगे 10⁻⁻⁴ ना, 10⁻, अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर आफ्टर 50 मिनट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और दिमाग लगाना है, 1 से 3 बन रहा है, इसका 0.01 का 99% जा चुका है प्रोडक्ट में, 0.01 का 99 मतलब देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ 0.01, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ 99% ऑफ 0.01, ये लिखना पड़ेगा बच्चे। ए का जो प्रोडक्ट में जा चुका है उसका थ्राइस बनेगा, पी का 1 से ये 3 बनता है, तो इसका कितना पार्ट उधर गया है, 99% ऑफ 0.01, तो 0.01 का 99% का थ्राइस विल बी द आर, ये लिखने आ रहा है। आर कितना हो जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 से 3 बनता है, इसका उधर गया कितना है, 0.01 का 99% प्रोडक्ट में जा चुका है, तो बचेगा ये बनेगा कितना, थ्राइस ऑफ दिस, तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 इंटू 99.01 बाई कितना, 100। सॉल्व कर लेंगे, बोलो समझ में आया, क्लियर है। हाँ वो सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखो मैं मानता हूं कि और एग्जाम्पल हमें देने का जरूरत नहीं है, आगे अगर किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसी बात आई तो शायद आप कैपेबल हो कि रिएक्टेंट कितना बचेगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा, चलेगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फाइनल, 2A gives 3B, T इक्वल टू 0 पे ये मान लेते हैं 1 है, ये 0 है, T इक्वल टू 20 मिनट है ना, इज द टाइम टेकन फॉर 60% कंप्लीशन, फाइंड ए लेफ्ट एंड बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन यही है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बदला है, ध्यान दीजिएगा। 1 है, ए कितना है, 1 है ना, ए कितना है, 1 है, और 20 मिनट टाइम टेकन फॉर 60% कंप्लीशन है। क्या ये तीनों एग्जांपल से चीजें क्लियर हो रही है। आज के बाद अगर कोई बोले टाइम टेकन फॉर 91% कंप्लीशन, मतलब समझते हो, रिएक्टेंट जो भी है उसका 91% प्रोडक्ट में जा चुका है, बोलो रिएक्टेंट जो भी है उसका 91% प्रोडक्ट में जा चुका है, मैंने मीनिंग समझाया अभी।
चलो इसका आंसर आया सबको, अभी इधर ही लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसको लेकिन ट्राई खुद करना है, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, प्लीज इसको ट्राई कीजिए। बेसिक बातें बच्चे ये सीख गए तो फिर न्यूमेरिकल्स में कम दिक्कत आती है, ठीक है। उधर लिख लिया हो तो मैं ये सॉल्व कर देता हूं। चलो देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट, ध्यान रखना इसको पढ़ने का तरीका क्या है। सीटी ब्रैकेट में ए लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ए कितना बचा है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में ए और टी लगा सकते हैं, है ना। तो जो भी इनिशियल है उसका 60% जा चुका है, तो 1 का 60% जा चुका है, बचेगा कितना 40% ऑफ 1, 40/100 कितना 2/5 ना, कितना 0.4 हो गया, ये आंसर है। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा स्टोक्योमेट्री जो मूल कंसेप्ट का है वो डेटा लगाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फॉर्म्ड, दैट इज बी ऑफ टी, 20 मिनट के बाद बी कितना बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर 2 से 3 बनता है, 2 से 3 बनता है, तो 1 से 3/2 बनेगा, 3/2 इंटू 60% ऑफ 1। अब समझे ए का कितना प्रोडक्ट में गया है, 60% गया है, मैं सही लिख रहा हूं जी। ए का प्रोडक्ट में कितना गया है 60%, मतलब 0.6 गया है। अगर 2 से 3 बनता है तो 1 से 3/2 बनेगा, तो 0.6 से 3/2 इंटू 0.6, तो कितना लिख दोगे इसको 3/2 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा सॉल्व करके 0.9। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फिर से सब लोगों को समझ में आ गया टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन क्या होता है, टाइम टेकन फॉर एनी परसेंट ऑफ कंप्लीशन, सबको डेफिनेशन क्लियर है। नाउ राइट डाउन जीरो ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ, जल्दी जीरो ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पहले nth ऑर्डर और उसमें बहुत सारी बातें, nth ऑर्डर पढ़ाया और फिर उसमें बहुत सारी बातें हमने डिस्कस करा, यस नो। सो नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस क्या, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर इंटीग्रल काइनेटिक्स, इंटीग्रल काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर इंटीग्रल काइनेटिक्स, ठीक है। देखो सबसे पहला बात तो ए से बी बन रहा है, के रेट कांस्टेंट है, एन इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू 0 पे इसको सी नॉट मान लेते हैं, किसी टाइम t1 टाइम जो है 0 टाइम है, t2 टाइम को t मान लिया, और उस समय इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट माइनस एक्स 0 लिख दें, या फिर इसको सी नॉट माइनस सी नॉट अल्फा लिख दें, और यही सॉल्व करके सी टी बोल देते हैं। याद आ रहा है, ऐसे ही लिखा था। नाउ ये बताओ फ्रॉम डिफरेंशियल रेट लॉ क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 0, जीरो ऑर्डर है, दिया हुआ एक्सपेरिमेंट किसी ने करके बता दिया है जीरो ऑर्डर है, डिफरेंशियल ये दिया हुआ मतलब डिफरेंशियल रेट लॉ गिवन है। अच्छा लेकिन यहाँ पे रेट को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, अच्छी बात है कोफिशिएंट 1 है, बार बार देखो ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, कभी कभी जीरो ऑर्डर को लेके अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने की कोशिश किया तो बोलेगा 2a गिव्स b, जीरो ऑर्डर है, 2a गिव्स, अब यहां पे बदल जाते हैं चीजें कि माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, यहाँ 2 आ जाएगा और फिर सारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। यहां सिर्फ क्या लिखना है, आज तक तुमने जितने भी एक्सप्रेशंस पढ़े हैं जीरो ऑर्डर के लिए वो a गिव्स b के लिए वैलिड होते हैं, समझ गया। अगर 2a गिव्स b है या 3a गिव्स b है तो अलग आता है एक्सप्रेशन, थोड़ा बदल जाता है, कोफिशिएंट वहां पे दिखता है। अभी फिलहाल जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, आरओडी ऑफ ए बाय देयर कोफिशिएंट, याद करो रेट एक्सप्रेशन, पहला दूसरा क्लास रेट एक्सप्रेशन याद है। तो बस इसको अब यहाँ पे रख दिया, अब इसको थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या dt उधर के भी उधर रहने दो, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि d ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के डी टी, देखो तो माइनस साइन भी उधर गया, dt भी उधर गया, क्या मिलेगा d ऑफ a
पता है एक तरीका हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रल रेट लॉ है बच्चे, nth ऑर्डर में जीरो पुट किया था, याद कर, डिराइव किया वो ऑलरेडी, फिर भी दूसरे बार इसको सॉल्व कर रहे हैं। आज ही भी क्लास में nth ऑर्डर लिखा था ना, वहां पे nth ऑर्डर में n इक्वल टू 0 रख देना, तो जीरो ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ आ जाएगा। लेकिन ठीक है चलो, फिर प्रॉपर लिमिट के साथ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट क्या होगा, t1 इक्वल टू t इक्वल टू 0 एंड t2 इक्वल टू t है। जब जीरो टाइम है तो a कितना है, c नॉट, a कितना है, जीरो टाइम पे a कितना बचा है, और t टाइम पे, t2 टाइम पे a कितना है, ct। यहाँ पे ct जो बचा है ये सॉल्व करके c नॉट माइनस एक्स या c नॉट माइनस c नॉट अल्फा सॉल्व करके वो लिखेंगे। वैल्यू पुट करो बच्चे, a लिमिट हो जाएगा c नॉट टू ct माइनस के बाहर आएगा t, t1 इक्वल टू 0 एंड t2 इक्वल टू t। लिमिट ये सॉल्व करके क्या मिलेगा, ct माइनस c नॉट इक्वल टू माइनस के t माइनस 0। आता है समझ में? तो ct इक्वल टू क्या मिला, माइनस के टी प्लस सी नॉट। दिस इज द इंटीग्रल रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, at इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ऐसे भी लिखते हैं। कुछ बुक्स में इस अंदाज में लिखा हुआ मिलेगा, कर सकते हैं इसको। ऑब्वियसली at का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट, समझ में आया? दिस इज द, अब इसमें बात आती है ग्राफ। पहला ग्राफ बनाता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट वर्सेस टाइम। अभी एक जेई मेंस का पूछ भी रहा था अजय ने क्वेश्चन, तो बस इसको प्लॉट कर देना है। देखो ये तुम्हारा क्या है, y है, ये तुम्हारा स्लोप है, ये x है, और ये इंटरसेप्ट है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट सी नॉट के बराबर है। ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझ में आया? स्लोप कितना है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, बोलिए। स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, एक लाइन यहां से मिला, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट इज ऑर्डर? concentration of reactant decreases linearly with respect to time, then it is zero order। लिखिए फटाफट लिखिए, है ना? concentration of reactant, यहाँ पे जज्बात भी जरूर लिखना, concentration of reactant decreases linearly with respect to time, ठीक है? लिखिए, इसमें जज्बात जरूर लिखो, if concentration of reactant decreases linearly with respect to time, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाएगा बच्चे। if concentration of reactant decreases linearly with respect to time, reaction is said to be zero order। अच्छा यहीं पे बताओ, जैसा मैंने लिखा है t टाइम के बाद ये c नॉट माइनस एक्स है, तो ये कितना होगा, अभी लिखना सिखाया था। ये तो इनिशियली जीरो है, लेकिन t टाइम के बाद प्रोडक्ट कितना होगा, t टाइम के बाद प्रोडक्ट कितना होगा, 1 से 1 बनता है, तो x से क्या कितना बनेगा, x, या फिर इसी को c नॉट अल्फा बोल सकते हो क्या? हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो एक काम करते हैं, जो इंटीग्रल रेट लॉ है, प्लीज प्लीज साइलेंस, जो इंटीग्रल रेट लॉ है सीटी, सीटी की जगह पे हम सी नॉट माइनस एक्स भी तो लिख सकते थे, माइनस के टी प्लस सी नॉट। हमने क्या किया, देखो ये सॉल्व करके आता है सीटी, लेकिन सॉल्व करने से पहले कितना है, रिएक्टेंट लेफ्ट कितना है सॉल्व करने से पहले, सी नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे देखो टी टाइम पे दिस इज द रिएक्टेंट लेफ्ट, तो सीटी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, सी नॉट माइनस एक्स। यहां से देखो सी नॉट कैंसिल होगा, माइनस साइन भी कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू के टी मिल जाएगा, मिलेगा, और x कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट है। x क्या है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट,
तो अगर जीरो ऑर्डर के लिए आपसे ग्राफ पूछा जाए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आपको बताना है लीनियरली बढ़ेगा ओरिजिन से पास होता हुआ। इफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस लीनियरली फर्स्ट जीरो ऑर्डर, यहां भी स्लोप किसके बराबर बोलोगे बच्चे? प्लस के बराबर। क्या बोलेंगे स्लोप? ध्यान रखना है सारे एक्सप्रेशन ए गिव्स बी के लिए वैलिड है। अगर यहाँ 3a गिव्स 2b कुछ होता तो चीजें थोड़ी बदल जाती, ग्राफ नहीं बदलता लेकिन ये इक्वेशंस वगैरह चेंज हो जाता, बस इतना है। अगर यहाँ पे a गिव्स b है उसके लिए सारे इक्वेशन है, सारे ग्राफ है। अगर यहाँ पे 3a गिव्स b होता तो इक्वेशन बदलता, ग्राफ का नेचर नहीं बदल, हो सकता थोड़ा और इंक्लाइंड हो जाता या थोड़ा ऊपर जाता, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही रहता ग्राफ। जीरो ऑर्डर के लिए हमेशा ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, रिएक्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगा, प्रोडक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा और दोनों कांड लीनियरली होंगे। समझ गए? ये लीनियरली घट रहा होगा, ये लीनियरली बढ़ रहा होगा। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे जज्बात बोला था, मैं लिखा नहीं था, यहाँ भी एक जज्बात है ना? बोलो, यहाँ पे एक जज्बात क्या था? जज्बात बताओ कैसे लिखते हैं जज्बात जी? भूल गया मैं। अभी सही है? अभी सही है? अच्छा ठीक है, समझ गया ना तुम लोग? क्या था जज्बात, क्या था वो बता मुझे। concentration of reactant decreases linearly with respect to time, then और यहाँ पे क्या जज्बात है? ओके क्या? ओके नाउ नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रख सकते हैं? सी नॉट अल्फा। x के जगह पे क्या रख सकते हैं? सी नॉट अल्फा। देखो ना वहां पे लिखा है ना, यहाँ पे सही कर लेना। क्या लिख सकते हैं x के जगह पे? सी नॉट से स्टार्ट किया, सी नॉट माइनस एक्स लिखो या सी नॉट माइनस सी नॉट अल्फा लिखो, चलेगा? देखो यहां से एक नया ग्राफ मिलेगा, ये जेई एडवांस में भी पूछा गया है कुछ समय पहले ही। अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला? के बाई सी नॉट इंटू टी। मतलब एक ऐसा ग्राफ दिया गया बच्चे कि अल्फा वर्सेस टी ग्राफ अगर लीनियरली बढ़ रहा है तब क्या ऑर्डर है? अल्फा वर्सेस टी ग्राफ। देखो ये अलग है, ये सब पढ़ते वो नहीं पढ़ते जल्दी। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस टाइम ग्राफ is linear and increases linearly also passing through origin also, then what is the order? तो यहां पर भी एक तीसरा जज्बात है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? लास्ट क्लास बताया था, DOD या अल्फा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स होते हैं। अल्फा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स। तुम बताओ, ये तो फिक्स है, ऐसे देखना है, शॉर्टकट देखो, ये फिक्स है, एक्स तो लीनियरली बढ़ रहा है ना। एक्स किसका ग्राफ है? देखो एक्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट केटी है, तो एक्स के जगह पे तुम यहाँ क्या रख सकते हो? केटी। अरे बोलो, तो दिख रहा है ना अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। अगर मान ले ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, देन व्हाट इज ऑर्डर? अगेन जीरो ऑर्डर। या फिर दूसरा जज्बात क्या है? इफ अल्फा इंक्रीजेस लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट इज ऑर्डर? तो जज्बात लिखना पड़ेगा ये सब। इफ अल्फा इंक्रीजेस लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट इज ऑर्डर? क्लियर है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप जज्बात भी बैक टू बैक लिखो ग्राफ के बगल में। कभी कभी तो हो सकता है कि डायरेक्ट ग्राफ आ जाए और पूछ दे आंसर, कभी हो सकता है जज्बात आ जाए एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। ग्राफ आ गया तो आसान होता है आपके लिए। ठीक है, नाउ
अनदर वन देखो, ये बताओ ए से बी जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पे सी नॉट है, ये 0 है। यहां जैसे मैं टी 50% रखता हूं, बातें नहीं, 0 ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट के है। फिर से गौर करना, जैसे ही अब इसी दिन के लिए पढ़ाया था टी हाफ वगैरह, थोड़ा अभी आज के क्लास में भी डिस्कस किया। जैसे ही तुमने टी 50% रखा, इसको कितना रखना पड़ेगा, सी टी कितना रखना पड़ेगा, सी नॉट बाई 2 रखना पड़ेगा। तो इस सारे डेटा को उस पहले वाला इक्वेशन में रखो, इस डेटा को यहां इंटीग्रल रेट लॉ में रखो, टी के जगह पे टी हाफ, तो सी टी कितना रखना पड़ेगा, इंटीग्रल रेट लॉ में रखिए, कितना लिख दें, सी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह पे क्या रख दें, प्लस सी नॉट, बोलो रख दिया। अब गौर करना बच्चे, सॉल्व करके टी हाफ जो है ना वो आ जाएगा सी नॉट बाई 2 के, सी नॉट बाई, देखो आपको पहले भी बताया था थोड़े समय पहले कि जीरो ऑर्डर के लिए टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट होता है, बताया था अभी nth ऑर्डर में। अभी एग्जैक्ट वैल्यू कोई पूछ दिया तो आज के आदि फॉर्मूला रखना है। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, सी नॉट बाई 2k। फिर से याद रखना ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब a गिव्स b है। अगर 2a गिव्स 2b होता या 2a गिव्स 5b होता, कुछ ऐसा होता, तो मोरलेस ऐसा ही होता है, यहाँ 2 नहीं होता, कुछ और होता, मतलब सी नॉट बाई के तो जरूर होता, लेकिन ये वाला चीजें बदल जाती। तो कभी अभी जेई मेंस में जब बहुत सारे पेपर बनाने पड़ रहे हैं ना अभी, तो ये चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि टी हाफ बताओ जीरो ऑर्डर के लिए। लोगों को लगता है अच्छा टी हाफ पूछ रहा है जीरो ऑर्डर के लिए, लेकिन रिएक्शन दिया रहता है 3a गिव्स b, और लोग तुरंत फॉर्मूला क्या लगा कहते हैं सी नॉट बाई 2k। ये कर रहा है डिफिकल्टी लेवल में। सी नॉट बाई 2k तभी रखना है जब रिएक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ गिवन ही नहीं है, रिएक्शन गिवन ही नहीं है, या रिएक्शन ए गिव्स बी गिवन है, मतलब क्वेश्चन में रिएक्शन का आता पता नहीं चल रहा है ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए सब लगा देना। लेकिन अगर रिएक्शन दिया हुआ है ए गिव्स बी तो भी ये सारे लगा सकते हो, लेकिन रिएक्शन थोड़ा सा बदल गया ना तो सब कुछ सेम रहता है, बस चीजें थोड़ी बहुत कोफिशिएंट बदलते रहती है। जैसे यहाँ पे के जगह पे पता चला स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑन के आ गया, ऐसा रहता है। करेंगे क्वेश्चन उस पे। नाउ इसी पे एक और ग्राफ कर लेते हैं बच्चे। अगर मैं बोलूं टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं चाहता हूं कि सब लोग थोड़ा सा इस अंदाज में कनेक्ट करके समझें। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो इसने कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन कराया A2 की, और ये भी वही रिएक्शन, दोनों अलग अलग लैब में सेम रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों ही सेम रिएक्शन करा रहे हैं। इसने स्टार्ट किया 1 से, इसने स्टार्ट किया 100 से। तो 1 से 0.5 होने में इसके केस में जो टाइम लगेगा, और इसके 100 से 50 होने में, क्योंकि देखो ना इसके केस में टी हाफ 1/2 के लिखेंगे, और इसके केस में टी हाफ कितना लिखेंगे, 100/2 के। अच्छा बताओ दोनों लैब में के सेम होगा डिफरेंट होगा, के इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। जब तक दोनों सेम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लैब में, के बदलेगा नहीं, सारे कंडीशन सेम है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है तो के नहीं बदलता, लेकिन रेट बदल जाता है, ये समझ रहे हो रेट। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा होता है बच्चे सी नॉट बाई 2k, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। देखो ऐसा है, जब किसी ने 100 से 10 से शुरू किया और किसी ने 20 से शुरू किया, अगर 10 से शुरू किया तो टी हाफ कितना आएगा, 10/2k, ये टी हाफ आया। अगर 20 से शुरू किया तो टी हाफ क्या आएगा, 20/2k, तो कुछ और आएगा टी हाफ, समझ गए। अब एक नया क्वेश्चन यहाँ पे फिर से जज्बात, इफ है ना टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन है ना increases with increase in initial concentration linearly, time taken for 50% completion increases with increase in initial concentration linearly, then what is order, zero order। समझ में आया, time taken for 50% completion of any reaction increases linearly, है ना, then what is order, increases linearly with increasing। इससे पहले एक और जज्बात क्या था, टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, देन व्हाट इज ऑर्डर।
वो जज्बात और ये सेम ही एक तरह समझ रहे हो। टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन, जीरो ऑर्डर। दूसरा यहां पे क्या लिख दिया, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या लिख रहा हूं, टाइम टेकन फॉर 50% completion increases linearly with increase in initial concentration, linearly बढ़ रहा है, क्या होगा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। सब लोग समझ पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, कोई दिक्कत बोलिए। अच्छा बताओ, अगर मान लो उस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में हम टाइम की जगह पे 100% रखते हैं तो सीटी कितना रखना पड़ेगा, है ना। टी इक्वल टू 100% रखते हैं बच्चे, तो सीटी कितना रखना पड़ेगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू माइनस के इंटू टी 100% प्लस सी नॉट, मिला। यहां से देखो एक नया रिश्ता मिलेगा, टी 100% इज इक्वल टू सी नॉट बाई के, मिला। मतलब अगर आपसे पूछ दिया जीरो ऑर्डर के लिए लाइफ टाइम बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए लाइफ टाइम बताओ, सी नॉट बाई के। अच्छा जरा सोचो, टी 50 और टी 100 को डिवाइड करके देखो क्या आएगा, टी 100% डिवाइड बाई टी 50%, देखो तो सी नॉट बाई के डिवाइड बाई सी नॉट बाई 2k आया। यहां से एक नया जज्बात फिर से मिला बच्चे, टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन। ये जज्बात भी डायरेक्ट एक स्टेटमेंट बन जाता है जीरो ऑर्डर के लिए। इफ टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ, देन व्हाट इज ऑर्डर, समझ गए। मैं बताऊं, बहुत बार जब कोई ऐसा स्टेटमेंट मैंने मान लो क्लास में डिस्कस नहीं किया और कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया एग्जाम में, तो आपके पास ऑप्शन ये है, इसको एनालाइज करके आंसर करना। चलो कुछ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ भी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा जीरो ऑर्डर के लिए कुछ आ गया जो तुमने कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, थ्योरी में भी नहीं है, तो भी तुमसे बनेगा। क्योंकि कैसे जो हम यहाँ पे रिजल्ट ला रहे हो तो डिराइव कर रहे ना, ऐसे लिखा थोड़ी रहे आपको, क्या डायरेक्ट लिखा दिया क्या, टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ, डायरेक्ट लिखा है क्या, प्रॉपर डिराइव किया है। तो क्वेश्चन में देखो, अगर कोई स्टेटमेंट लगता है याद नहीं है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप करके आओगे। ओके, क्या यहाँ तक समझ गए। अच्छा फाइनल, ये हमने पहले भी पढ़ा दिया था लेकिन फिर से पढ़ा देता हूं। जीरो ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, पहले भी करा दिया था। 1 से स्टार्ट करो, 10 से स्टार्ट करो, देखो ना शुरू में रेट इज इक्वल टू क्या है, के है, रेट इज इक्वल टू के है। कॉन्सेंट्रेशन तुम अपने लैब में 1 से स्टार्ट करो, 2 से 100 से 10 से, सबके केस में रेट क्या आएगा, जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स थोड़ा सा मतलब यूनिक टाइप का ही है, बोल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा रहा है लेकिन रेट बदल ही नहीं रहा है, समझ गए ना। कांस्टेंट रेट से चल रहा है थ्रू आउट, मतलब रिएक्टेंट जब तक रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में न चला जाए रेट बदलता ही नहीं, लास्ट में रेट जीरो हो जाता है। कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया तो रेट क्या हो जाएगा, जीरो। अरे समझ रहा है। फिर से अभी बोल रहा था ना, इसने 10 से इसने 20 से शुरू किया, लेकिन रेट क्या रहेगा, सेम। अगर सेम रेट से चल रहा है, ऐसा सोचना, एक और लॉजिकल कंसेप्ट है कि इसने 10 से शुरू किया, यहाँ पे लिख के भी बता देता हूं, लैब 1 में ए से बी बन रहा है और लैब 2 में भी ए से बी बन रहा है, रेट कांस्टेंट के है दोनों जगह पे, ऑर्डर क्या है दोनों जगह पे, जीरो है। अब मान लो टी इक्वल टू जीरो पे इसने 10 से शुरू किया और इसने टी इक्वल टू जीरो पे 20 से शुरू किया, ऐसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, दोनों जगह पे कांस्टेंट रेट से चल रहा है, सेम रेट से चल रहा है। यहां पे हाफ होने में कितना टाइम लगेगा और यहां पे हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे सोचना। 10 से 5 होने में जो टाइम लगेगा और 20 से 10 होने में जो टाइम लगेगा वो डेफिनेटली अलग होने वाला है, क्योंकि रेट क्या है, रेट क्या है। एक ऐसा एग्जांपल समझो, मान लो एक पर्सन है, उसको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, एक पर्सन है उसको 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है और सेम स्पीड से भाग रहा है।
तो ऑब्वियसली जिसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अरे ऐसा नो, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ, देखो 10 से 5 होने में अगर मान लो 10 मिनट लग रहे हैं, तो 20 से 10 होने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा, नॉर्मल सी बात है, स्पीड सेम है ना जी। मोर डिस्टेंस मोर टाइम टेकन इफ कांस्टेंट स्पीड, मोर डिस्टेंस कवर्ड मोर टाइम टेकन, स्पीड तो कांस्टेंट है ना। क्लियर है, ये जीरो ऑर्डर के लिए। अच्छा एक चीज और बड़ा प्यारा बात यहाँ पे देखो डिस्कस कर रहे हैं, ये लाइन से एक नया बात निकल के आता है। अगर टी 100% ट्वाइस ऑफ टी 50% है, तो जीरो ऑर्डर के लिए ऐसे हजारों लाइन लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर टी 10% होगा ना बच्चे, तो इसको ट्वाइस ऑफ टी 5% बोल सकते हो। जीरो ऑर्डर के लिए ऐसे हजारों लाइन लिख सकते हैं। टाइम टेकन फॉर 10% कंप्लीशन ट्वाइस ऑफ, इनफैक्ट तुम इसी को लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ टी 2.5%। इस तरह के बहुत सारे जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड पॉइंट है, मैं भी लिख देता हूं ये सारे स्टेटमेंट्स। लेकिन यहां पे इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है, जैसे मैंने यहां पे कंक्लूजन क्या निकाला था, इफ टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जीरो ऑर्डर। फिर इसी को इन डेप्थ कंसेप्ट में क्या बोल दिया, टाइम टेकन फॉर एनी परसेंट ऑफ कंप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देन व्हाट इज ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। उसी तरह से टाइम टेकन फॉर 100% इज ट्वाइस ऑफ टी 50%। पता चला इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे 4 टाइम्स ऑफ टी 25%। if time taken for 100% completion is 4 times of t 25%, then again जीरो ऑर्डर। समझ में आया, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन अगर आ गया बच्चे, इससे बाहर नहीं जाएगा बोर्ड पे, जितना उससे बन जाएगा। ठीक है, कंसेप्चुअली तो मतलब दिक्कत नहीं आएगी, अगर इतना याद हो गया, वहां कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना बस, कंसेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं आएगा। लिखो आगे का बात देखिए, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है, concentration of reactant left after equal time interval will be in AP arithmetic progression like that। देखो अगर A से B जा रहा है t इक्वल टू 0 पे, अगर मान लेते हैं 10 है, बात नहीं, सपोज 5 मिनट के बाद ये 8 हो गया, मतलब 5 मिनट में 2 कम हो गए। अब अगर 10 मिनट में कोई पूछे तो फिर यहां से 2 कम कर दो, है ना। फिर 15 मिनट में कोई पूछे, ये डेटा आता है बच्चे, ऐसे चलता है ना। 20 मिनट में कोई पूछे तो फिर 2 कर दो, एंड 25 मिनट में पता चला कंप्लीट ही हो गया। देखो तो टी टाइम, 2t टाइम, 3t टाइम, 4t 5t ऐसे चलता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल फॉर जीरो ऑर्डर विल बी इन एपी। ये सब देखो डिफरेंस 2 का है ना, कंजुगेटिव मेंबर्स में रेशियो सेम नहीं है, डिफरेंस सेम है। एपी याद है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक कंसेप्ट पॉइंट लिख के बस इतना लिख के रख लेना है। जज्बात ये था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट concentration of reactant left after equal time interval for zero order reaction are in AP. Concentration of reactant left after equal time interval for zero order reaction are in AP. Concentration of reactant left are in AP arithmetic progression। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, for zero order reaction if time taken for zero order reaction if time taken for 20% completion of reaction, क्वेश्चन लिखिए, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम टेकन फॉर 20% completion of reaction is 16 minute 16,
for zero order reaction if time taken for zero order reaction if time taken for 20% completion of reaction is 16 minute 16 है ना. Find पहला time taken for 10% completion, time taken for 25% completion, time taken for 50% completion, and last question time taken for 100% completion. देखो दो तरीके हैं, एक तो हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे एंड दूसरा है एक वो जो स्टेटमेंट उधर लिखा था उससे सॉल्व करेंगे. ये वाले स्टेटमेंट टाइम टेकन फॉर 100% इज ट्वाइस ऑफ. ठीक है, तो पहले अगर आपको रिजल्ट पता है ट्राई करो, थोड़ा सा देखो सारे आंसर आ जाए तो फटाफट. 20% कंप्लीट होने में 16 मिनट लग रहे हैं, है ना. दिया क्या है आपको, सॉल्व करूं बच्चे, आपको और टाइम चाहिए, बोलो. इधर लिखा था ना, देखिए एक तो शॉर्टकट बता देता हूं. शॉर्टकट क्या है, T20% किसके बराबर है बच्चे, 16 मिनट के बराबर है. शॉर्टकट समझना, मैं बताऊं T20% को ना 4 टाइम्स ऑफ T5% बोल सकते, या फिर T20% को ट्वाइस ऑफ T10% भी बोल सकते. ये शॉर्टकट है. तो यहाँ पे बताओ ये 16 मिनट है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 16 रख के T5% कितना हो जाएगा, 4 मिनट. T5% कितना हो जाएगा. अच्छा ये वैल्यू यहाँ रख के T10% कितना आएगा, 8 मिनट बच्चे, बोलो अरे ऐसा नो. अच्छा अब बताओ, ये तो पहला पार्ट हो गया. देखो मतलब मैंने पहले 10% का टाइम निकाल लिया और साथ साथ में मैंने एक 5% का भी टाइम निकाल लिया. अब बताओ शॉर्टकट क्या है, T25% किसके बराबर होगा, 5 ऑफ T10%, 5%. T25% किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स ऑफ T, 5 टाइम्स, तो T5% का 4 मिनट है, कितना हो गया ये, मतलब इसका आंसर आ गया. इसका आंसर कितना है बच्चे, 8 मिनट. इसका आंसर कितना आया, 20 मिनट आ गया. अच्छा एट द सेम टाइम T50% कितना लिख दोगे, अगर मुझे 25% का वैल्यू मिल ही चुका है तो इसको ट्वाइस ऑफ T25% बोल दें, कितना हो जाएगा, 40 मिनट. शॉर्टकट समझ रहे हो सब लोग. अच्छा यहीं पे अगर मैं T100% बात करूं तो आपको पता है ट्वाइस ऑफ T50% होता है जीरो ऑर्डर के लिए. देखो शॉर्टकट से सब आंसर आ गया, कितना हो गया, 80 मिनट. दिख रहा है, आ रहा है समझ में सब लोग. अब दूसरा तरीका क्या है इसका, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, देखो ट्रेडिशनल मेथड सबसे पहले जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है तो इंटीग्रल रेट लॉ लिख दो, माइनस के टी प्लस सी नॉट लिख दिया. अच्छा कुछ मेंशन नहीं है रिएक्शन के बारे में तो अपने आप से 2a गिव्स भी नहीं लेना है, a गिव्स भी लेना है, और जो जीरो ऑर्डर का अभी तक पढ़ा है वही करना है. जिनको ये शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पे देखिए, जीरो ऑर्डर का ये लॉ पता है, अगर टाइम यहाँ 16 मिनट रखोगे, देखो ना क्वेश्चन में यही दिया ना, 16 मिनट में कितना परसेंट कंप्लीट हो जा रहा है. अगर ए से बी जा रहा है बच्चे, ये कितना है नहीं पता, लेकिन T20% जो 16 मिनट है, यही तो सिखाया था. बताओ 16 मिनट के बाद ए कितना बचेगा, T20% है 16 मिनट. मान लेते हैं ए T=0 पे C0 है,
time taken for 20% is 16 minute. So what is A left? C नॉट का 80% कितना बच जाएगा? 0.8 C नॉट बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही टी के जगह पे 16 रखोगे, सीटी के जगह पे 0.8 C नॉट रखना पड़ेगा। बोलो, ट्रेडिशनल मैथड समझो, थोड़ा लेंथी जाता है लेकिन आ जाएगा आंसर इससे। इस इक्वेशन में टी के जगह पे कितना रख दिया तुमने? 20%। मतलब रिएक्टेंट कितना बचेगा? सी नॉट का 80% बचेगा। मतलब कितना रख दोगे? 0.8 सी नॉट। और इसका वैल्यू भी हमें पता है 16 मिनट। यस नो? अच्छा, इसको इधर भेजो या इसको इधर भेजो, जैसे भी हो। इसको इधर भेज के k इंटू 16 इज इक्वल टू 0.2 सी नॉट। बोलो, k इंटू 16। अरे यस नो? तो यहां से k और सी नॉट में रिश्ता मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? k इक्वल टू, अगर मान लो इसको डिवाइड ही कर दिया, या सी नॉट इक्वल टू निकाल ले, चल सी नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहां से? 80 के 80 के। चलो इतना ध्यान में रखो। या अगर मान लो k बाई सी नॉट निकालना है तो कितना? 1/80। अगर तुम्हें सी नॉट बाई के निकालना है तो 80। ये सब ध्यान में रख सकते हैं। देखो रिएक्शन एक बार गौर करना, रिएक्शन का कुछ मेंशन नहीं है, बस क्या दिया हुआ है कि 20% होने में 16 मिनट लगते हैं, और जीरो ऑर्डर मेंशन है, ये भी मेंशन है। तो हमने जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स लिया और उसमें टाइम की जगह पे 16 मिनट रख दिया। जैसे यहां 16 मिनट रखेंगे, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट? इनिशियल का 80%, 20% कंप्लीट हो गया, बचेगा कितना रिएक्टेंट? इनिशियल का। समझ में आया? अब यहां पे बताओ, सेम इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेम इक्वेशन, हमें टी 10% चाहिए ना। बताओ इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में अगर मैं टी के जगह पे कितना रखता हूं? 10%। गौर करना सब लोग, टी के जगह पे क्या रख दिया? तो सी नॉट सी टी लेफ्ट कितना होगा? व्हाट इज द लेफ्ट? 90% ऑफ सी नॉट। मतलब इसको कितना रखना पड़ेगा? 0.9 सी नॉट। बोलो, अब इसको इधर करो, तो k इंटू टी 10% इज इक्वल टू 0.1 सी नॉट। अरे यस नो? या सी नॉट बाई 10। बोलो, हो जाएगा? अरे यस नो? अब इधर k को डिवाइड कर दे, टी 10% कितना हो गया? सी नॉट बाई के इंटू 1/10 है। और सी नॉट बाई के का वैल्यू कितना है बच्चे? 80 है। देखो ना, उधर निकाल रखा है सी नॉट बाई के का वैल्यू। 80/10 कितना आ गया बच्चे? 8 मिनट। देखो तो वहां डायरेक्ट आया था 8 मिनट। टी 20% इज इक्वल टू क्या लिखा? ट्वाइस ऑफ 10%। टी 20% 16 मिनट है, 2 से उधर डिवाइड किया, देखो डायरेक्ट आ गया 8 मिनट। और देख रहे हो ट्रेडिशनल मेथड से कितना टाइम लगता है? आपको पहले 2 बार इंटीग्रल रेट लॉ लिखना पड़ेगा। एक बार जब यहाँ 16 रखोगे तो यहाँ 0.8 सी नॉट रखना पड़ेगा, और यहाँ पे टी 10% रखोगे तो यहाँ 0.9 सी नॉट रखना पड़ेगा। फिर डिवाइड करो, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको अवॉइड करो। जीरो ऑर्डर के लिए बात याद रख लो। ओके, बोलिए सब लोग, पक्की बात? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करते हैं अब।